गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को सुप्रभात। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और मैं सभी को आज बताना चाहूँगा कि आज मैं नए क्लास में जो पिछले वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 का 1 से 4 तक पूरा कंप्लीट किया था, आज मैं वही 5वां क्वेश्चन लेके आपको बीच आया हूँ। आप पूरा धैर्य के साथ देखेंगे और एक रूम में बैठ जाएंगे और हो सके तो हेडफोन लगा करके कॉपी पेंसिल ले लेंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक जो भी है आप उसको लिखते चलेंगे और जो भी डाउट होगा आप लास्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो भी होगा हम उसको अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। यही क्वेश्चन आपके पास है, इसका मैं सॉल्यूशन देखूंगा। आप लोग के बीच में थोड़ा बने रहेंगे। दिया हुआ है 6 का पावर n। सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग क्या दिया है बाबू, दिया है 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर लिखेंगे इसका हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड में यही लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 और 2 इंटू 3 का पावर हो जाएगा कितना, n। देख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 का पावर n के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसका कितना है, 2 इंटू 3 है और यह 2 इंटू 5। अगर इसका 6 का पावर n का गुणनखंड 2 इंटू 5 अगर होता तो वह 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन 6 का पावर n का जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 का पावर n। इसलिए यहाँ 5 अगर होता तो हो सकता था, लेकिन 5 यहाँ नहीं है, वहां 5 होना चाहिए था। 2 इंटू 5 का पावर अगर n रहेगा तब उसका गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 6 का पावर n प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब समझ गए होंगे इसमें। देखिए 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 3। अब आपको पता है कि जब 2 इंटू 5 रहेगा, यानी 2 इंटू 5 जब होता है तब कोई भी संख्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 इंटू 3, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। मैं अब अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं 1.2 का ही 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग देखते हैं कि आपके पास दिया हुआ है क्या चीज, इसमें एक a है और एक a है। एक को a मान लेते हैं, माना कि संख्या a बराबर क्या है आपके पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें 13 और 13 कॉमन निकाल देंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया, यानी कितना 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया, यानी कितना हुआ 13 इंटू 78। आप देख सकते हैं इसमें
कि 78 जो है क्या है, 78 लिख सकते हैं कि यहाँ जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है एक के अलावे आ रहा है। अतः लिख सकते हैं अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, एक को छोड़कर दो गुणनखंड है। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। अब पुनः दूसरा दिया हुआ है आपके पास, देख लीजिए क्या चीज दिया हुआ है इसमें। दूसरा में दिया है इसको भी मान लीजिए। माना कि b इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 5 और 5 मिल रहा है ना, 5 और 5 मिल रहा है, 5 कॉमन लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 गुने 6 42 हो गया, 4 तिया 12 दूना 24 प्लस ये 5 और 5 बाहर आ गया था दोनों, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1, देख लीजिए 5 इंटू 1009 हो गया, 1000 कितना हो गया 9, इसको गुना करेंगे तो 1008 हो जाएगा, प्लस एक है इसको में जोड़ेंगे इतना आ गया। अब देख सकते हैं कि ये भी संख्या जो है आपका 1009 जो है एक के अलावे दो संख्याओं से कट रहा है, अतः यह भी क्या चीज है, भाज्य है। लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, यानी इसका हो गया दो गुणनखंड और इसका हो गया, इसलिए क्या है आपका जो है यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब एक बच्चों प्रश्नावली 1.2 का एक लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, यहां मान लीजिए सोनिया है, ई जब एक राउंड करती है तो इसको लगता है कितना, 18 मिनट लगता है, ठीक है। और एक रवि है, इसको कितना एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। तो मान लीजिए कि यहां से दोनों लोग प्रारंभ करते हैं एक साथ, और कितना मिनट दौड़ेंगे कि पुनः एक बिंदु पर जहां से शुरू किए थे वहीं दोनों का मिलान होगा। तो हम लोग देखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में
लगाने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 मिनट लगता है ना। देखिएगा, तो क्या करना है कि दोनों जब एक ही स्थान पर मिलेंगे तो कब मिलेंगे? दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम निकाल दीजिए। कितना? 18 का और 12 का के मिनट बाद मिलेंगे। मिनट बाद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए 18 को अगर हम लोग निकालेंगे तो आपको बता दिया गया 18 का 2 से 9 3 3 हो गया ना। यानी 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब 12 का भी निकालेंगे हम लोग तो कितना? 2 6 2 3, यही ना। यानी 12 को अगर निकालते हैं हम लोग तो 2 इंटू 3 हो गया। अब देखिएगा हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। एचसीएफ बराबर कितना होगा? जो मिलेगा कितना? 2 गुना 3 यानी कितना? 6, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आ गया, 6 हो गया। यानी एलसीएम क्या होगा? P गुना Q बटा एचसीएफ। यानी आप देख सकते हैं P का मान कितना है? 18 गुना 12 बटा 6, 6 दूना 12, 18 दूना 36। यानी दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। समझ में आ गया? देखिए एक को लगता था कितना? 18 मिनट। एक को लगता था कितना? 12 मिनट। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, जो होगा आपका क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एलसीएम बराबर आपका P होता है, Q होता है, और 6 जो होगा एचसीएफ हुआ, उसको काटेंगे। जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट, वही आपका 36 मिनट बाद दोनों सोनिया और रवि मिलेंगे।